सो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके प्यारे चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। कैसे हो बच्चों? आई होप आप लोग के एग्जाम्स एकदम बढ़िया जा रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि हमने ऑलरेडी हमारा LMR रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर दिया है और मैंने आपको अभी 15th लेसन पढ़ाया था और मैं ही आपको 16th लेसन का भी रिवीजन करवाने वाला हूं। ठीक है, इसको राहुल सर ने एकदम डिटेल में अच्छे से पढ़ाया हुआ है, तो जिस बच्चों को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, वो जाके प्लेलिस्ट चेक करेगा, वहां पे हर एक वीडियो एकदम अच्छे से पढ़े हुए हम लोग यहाँ पे रिवीजन करवाने वाले, क्विक रिवीजन। ठीक है, तो आपको हर एक चीज याद आ जाएगी। चलेगा, स्टार्ट करते हैं। तो आज का इस लेसन का नाम है दैट इज हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि जो हमारा JR ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन है उससे जरूर से डाउनलोड कर लेना आप लोग प्ले स्टोर के ऊपर से जाकर, क्योंकि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन है पहली बात तो। उसके बाद आपको उसके ऊपर बहुत सारे नोट्स मिलेंगे, बहुत सारे लेक्चर वीडियोस मिलेंगे और जब आप नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जाओगे 10th स्टैंडर्ड में, तो उसके लिए भी आप लोग को वहां पे बहुत सारे कंटेंट मिलने वाले हैं, तो उसको जरूर से डाउनलोड कर लेना। साथ ही साथ अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो, मुझसे कोई बातें करना चाहते हो, तो मेरे इंस्टाग्राम पे आके आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो, ये मेरा हैंडल है। क्लियर है? चलेगा, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। लेसन का नाम है हेरिडिटी एंड वेरिएशन। देखो, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हेरिडिटी और वेरिएशन का मतलब क्या होता है। इन दोनों वर्ड्स का मतलब आप लोगों को पता होना जरूरी है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक घर में एक न्यूबॉर्न बेबी का जन्म हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक घर में एक न्यूबॉर्न बेबी का जन्म हुआ है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि आसपास की 5-6 आंटियां आती है और बोलती है कि यार इसकी जो शक्ल है ना, ये इसके पापा से मिलती है। ठीक है, इसको जो कान है ये इसकी मम्मी से मिलते हैं। ऐसा आप लोगों ने नोटिस किया होगा अपने सोसाइटी में। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? इसका मतलब देखो, अगर किसी बेबी की शक्ल या फिर उसके कोई भी बॉडी कैरेक्टर उसके पेरेंट से रिजेंबल करते हैं, इसका मतलब जो कैरेक्टर्स है उस बेबी के बॉडी में वो उसके पेरेंट से ट्रांसफर हुए हैं उसके अंदर। सही है, उस जो कैरेक्टर्स है ये उसके पेरेंट से ट्रांसफर हुए हैं। इसी ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स को हम लोग क्या कहते हैं? हेरिडिटी। ठीक है, हेरिडिटी का मतलब समझ में आया? हेरिडिटी का अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या लिखोगे आप लोग? द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। समझ में आ रही बात? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। तो हेरिडिटी का वर्ड समझ में आ गया। ठीक है, अब हेरिडिटी ही जैसा एक और वर्ड है, हेरिडिटी का सिनोनिम्स है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, ठीक है, तो इनहेरिटेंस का भी मीनिंग सेम टू सेम है हेरिडिटी का ही। ठीक है, ये सिर्फ इसका सिनोनिम्स है। सिनोनिम समझते हो ना, हिंदी में उसको समानार्थी बोलते हैं हम लोग। सही है, तो जो मतलब हेरिडिटी का है, इनहेरिटेंस का मतलब भी वही है। इनहेरिटेंस का भी मतलब यही है कि द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस या फिर हेरिडिटी, कोई भी आप वर्ड यूज कर सकते हो। ठीक है, नाउ दूसरा वर्ड आता है अपने पास वेरिएशन। कि वेरिएशन का मतलब क्या होता है? जैसा मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू समझाया कि उस बेबी के अंदर कुछ कैरेक्टर्स रिजेंबल कर रहा है वो बेबी उसके पेरेंट्स से। ठीक है, कुछ उसके अंदर कॉमन चीजें हैं, लेकिन क्या वो बेबी पूरा का पूरा अपने पेरेंट की तरह दिखता है क्या? क्या वो पूरा का पूरा एकदम डिट्टो कॉपी दिखता है क्या? नहीं, उसके अंदर कुछ अपने कैरेक्टर्स भी है, कुछ नए कैरेक्टर भी है। ठीक है, उन डिफरेंसेस को हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएशन। ठीक है, तो वेरिएशन को हम लोग जनरली क्या कह सकते हैं? दैट इज डिफरेंसेस। समझ में आ रही है बात? जो डिफरेंसेस प्रेजेंट है उस यंग वंस के बॉडी के अंदर उसके पेरेंट्स से, उसे हम लोग क्या कहेंगे? वेरिएशन। क्लियर है? समझ में आ गया? सो दोनों वर्ड हम लोग को क्लियर हो गया है, क्या होता है हेरिडिटी और क्या होता है वेरिएशन। ठीक है, हेरिडिटी के लिए एक वर्ड है इनहेरिटेंस। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। अब देखो, जैसा मैंने आप लोगों को बोला कि अपना जो कैरेक्टर्स है वो ट्रांसफर हो रहे हैं, तो एक्चुअली में कोई कैरेक्टर जैसी कोई चीज ट्रांसफर नहीं हो रही है, एक्चुअल में डीएनए ट्रांसफर हो रहा है और इस डीएनए के थ्रू ही कैरेक्टर्स उस बॉडी के अंदर आ रहे हैं। सही है, डीएनए से आगे चल के प्रोटीन बनता है ना, प्रोटीन सिंथेसिस आप लोग 10th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे फर्स्ट लेसन के अंदर। तो प्रोटीन सिंथेसिस का जनरल सा भी इतना समझ लो कि जो आपके बॉडी के अंदर डीएनए है, उस डीएनए से आगे चल के क्या बनेगा? दैट इज प्रोटीन, और उस प्रोटीन से आगे चल के आपके बॉडी के अंदर कैरेक्टर्स डिसाइड होंगे। तो ये सारे के सारे डीएनए किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? वो होते हैं बच्चों क्रोमोसोम के अंदर। किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम का जनरल सा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है, कुछ ऐसा सा डायग्राम दिखता है आपके क्रोमोसोम का, जिसमें ये जो बीच वाला पोजीशन है ना, इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रोमियर। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। ये भी डायग्राम आ सकता है आपके एग्जाम में बनाने के लिए। ठीक है, तो ये एक क्रोमोसोम का बेसिक सा स्ट्रक्चर है, इसके बीच वाला जो पोजीशन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। और ये जो ऊपर वाले स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर, इन दोनों का कॉमन नाम है दैट इज आर्म। आर्म मतलब क्या है? इसकी बाजुएं हैं, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके आर्म्स है और ये क्या है? इसका सेंट्रोमियर। ठीक है, आपका जो क्रोमोसोम है वो किससे बना हुआ है? बेसिकली पूरा का पूरा क्रोमोसोम बना हुआ है डीएनए से। ठीक है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए क्या होता है अभी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, पहले क्रोमोसोम के बारे में समझ लो, इतना समझ में आया। अब देखो,
इस सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेस पर, ठीक है, इस सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेस पर आपका जो क्रोमोसोम है वो टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 4 अलग अलग प्रकार के क्रोमोसोम्स हम लोग को मिलते हैं। किस बेसिस पे डिवीजन है बच्चों? सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेसिस पे, ठीक है, सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेसिस पे डिवीजन है। अगर जैसा मैंने अभी डायग्राम बनाया है, जो सेंट्रोमियर है एकदम बीच में प्रेजेंट होगा, अगर आपका सेंट्रोमियर एकदम बीच में प्रेजेंट होगा तो ऐसे क्रोमोसोम्स को हम लोग कहेंगे मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। क्या कहेंगे इसे हम लोग? मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, ठीक है। CH मतलब क्या? क्रोमोसोम। समझ में आ रही है बात? मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। अगर ये जो क्रोमोसोम है इसका ये जो सेंट्रोमियर है ये थोड़ा सा नीचे प्रेजेंट होगा, ठीक है। कहां प्रेजेंट होगा? ये थोड़ा सा नीचे प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ है, एक ऊपर वाली आर्म थोड़ी बड़ी, नीचे वाली आर्म थोड़ी छोटी, ठीक है। तो ये सेंटर से थोड़ा सा नीचे आ गया, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे सब मेटासेंट्रिक, ठीक है, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ रहा है। अब देखो, अगर इस सेंट्रोमियर को आप और नीचे लेके चले जाओ, ठीक है, इस सेंट्रोमियर को अगर आप और नीचे चले जाओ, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा सा, ठीक है। तो अब तो देखो ये वाली आर्म एकदम छोटी हो गई है, ये जो सेंट्रोमियर है एकदम नीचे आ गया है और ये आपकी आर्म एकदम छोटी हो गई है। इसको हम लोग कहते हैं एक्रोमियर। क्या कहते हैं इसे हम लोग? एक्रोमियर क्रोमोसोम, ठीक है, एक्रोमियर क्रोमोसोम। और यदि आपका ये सेंट्रोमियर एकदम टॉप पे आ जाए, एकदम नीचे आ जाए, ठीक है, अगर आपका क्रोमोसोम फॉर एग्जांपल ऐसे पूरा क्रोमोसोम है और आपका सेंट्रोमियर यहां पे आ जाए, एकदम नीचे आ जाए, ठीक है, एक ही आर्म प्रेजेंट हो, तो ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे? दैट इज टीलोसोम। समझ में आई बात? समझ में आई बात? ठीक है, टीलोसोम, ठीक है, सेंट्रोमियर। समझ में आ रही है बात? या फिर आप लोग टीलोसेंट्रिक भी कह सकते हो, वही चीज है, ठीक है, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया। एक्रोसोम हो गया, दैट इज सब मेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक। ये 4 प्रकार के क्रोमोसोम हमारे बॉडी के अंदर मिलते हैं, ठीक है। अब कितने क्रोमोसोम हमारे बॉडी के अंदर मिलते हैं वो भी जान लो। टोटल हमारे बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46। लेकिन ये अलग अलग नहीं प्रेजेंट होते, ये पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं ये सारे के सारे पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए हम लोग ऐसा लिखते हैं, वी हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, वी हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? सो हमारे पास टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। और पेयर की बात हो रही है, मतलब टोटल कितने हैं? 46, ठीक है। इसमें से ध्यान सुनो, 23 पेयर में से जो ऊपर के 22 पेयर्स है, क्या बोला मैंने? जो 23 पेयर्स है उसमें से जो पहले वाले जो 22 पेयर्स है ना, वो हमारे बॉडी का पूरा कैरेक्टर डिसाइड करेंगे, ठीक है। हमारे बॉडी के पूरा कैरेक्टर डिसाइड करेंगे कि हमारे बालों का कलर कैसा होगा, हमारे बालों का शेप कैसा होगा, हमारे बॉडी का शेप कैसा होगा। ये सारी की सारी चीजें जो पहले जो 22 क्रोमोसोम्स है ना वो डिसाइड करेंगे, ठीक है। और जो बचा हुआ 23rd क्रोमोसोम है, जो लास्ट वाला क्रोमोसोम है, देखो 23rd पे भी 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। मैंने बोला ना सब कुछ पेयर में प्रेजेंट है। जो तो 23rd पोजीशन है उस पे जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा वो हमारे बॉडी का जेंडर डिसाइड करेगा, ठीक है, कि हम लोग लड़के होंगे या लड़की, ठीक है। ये कौन डिसाइड करेगा? 23rd क्रोमोसोम। समझ में आ रही बात? तो पहले 1 से लेके जो 22 क्रोमोसोम है वो क्या डिसाइड कर रहे हैं? हमारे कैरेक्टर्स। और जो 23rd यानी लास्ट वाला जो क्रोमोसोम है वो क्या डिसाइड कर रहा है? हमारा जेंडर, ठीक है। इसी के बेसिस पे इसके नाम भी है, ध्यान से सुनो। ये जो कैरेक्टर डिसाइड करने वाले 22 पेयर है, ठीक है, इन्हें हम लोग कहते हैं ऑटोजोम। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोजोम्स, ठीक है। और जो लास्ट वाला है, दैट इज जो 23rd पेयर है जो हमारा जेंडर डिसाइड करता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? एलोजोम। समझ में आ रही है बात? ठीक है, इसे एलोजोम भी कहते हैं या फिर सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं। समझ में आई बात? क्लियर है? ठीक है, तो आई होप आपका क्रोमोसोम वाला जितना भी कंसेप्ट है वो सब क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग डीएनए के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? डीएनए। अब डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? सब ये भी क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है दैट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ध्यान से सुनो, इसी में इसके सारी चीजें छुपी हुई है। दैट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इट इज अ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। देखो एसिड लगा हुआ है मतलब ये एसिडिक ग्रुप है, ठीक है। ये क्या है? एक टाइप का एसिडिक ग्रुप है। इसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है। अब देखो आपका जो डीएनए है वो किन किन चीजों से बना हुआ है, ठीक है। मोस्टली आपका जो डीएनए है वो 3 चीजों से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? 3 चीजों से बना हुआ है।
ध्यान दो, एक शुगर का मॉलिक्यूल, कौन सा शुगर है, राइबोज शुगर लो और उसके अंदर से एक ऑक्सीजन रिमूव कर दो, ठीक है। राइबोज शुगर लो, मैंने क्या बोला, राइबोज शुगर होता है नॉर्मल शुगर, ठीक है, कितने अराउंड 5 कार्बन होते हैं उसके पास, ठीक है, उसके पास ऑक्सीजन होता है, तो उसका जो एक ऑक्सीजन है वो क्या कर दो, रिमूव कर दो। तो वो जो राइबोज शुगर से अगर आप एक ऑक्सीजन रिमूव कर दोगे तो वो बन जाएगा डीऑक्सीराइबो, वो क्या बन जाएगा, डीऑक्सीराइबोज शुगर। समझ में आ गई बात, ठीक है। कौन सा शुगर लिया हम लोग ने, राइबोज शुगर लिया, लेकिन उस राइबोज शुगर से हम लोग ने क्या किया, एक ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया। तो अब वो जो स्ट्रक्चर बचा है उसे हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज डीऑक्सीराइबोज शुगर, ठीक है। ये हो गया एक कंस्टिट्यूएंट। जो दूसरा कंस्टिट्यूएंट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज नाइट्रोजनस बेसिस, नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। अब नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेस दो प्रकार के आप लोगों को मिलेंगे, ध्यान से सुनो। नाइट्रोजनस बेस आप लोग को दो प्रकार के मिलेंगे, एक मिलेंगे प्यूरिन्स और एक मिलेंगे पिरिमिडिन, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। क्लियर है, ठीक है, इतना समझ में आ गया, समझ में आ गया, ये आपका हो गया, ठीक है। और हमारा जो थर्ड पार्ट है, ठीक है, थर्ड पार्ट है दैट इज फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। इसे हम लोग H3PO4 भी कहते हैं। H3PO4 इसका क्या है, केमिकल स्ट्रक्चर है। अगर मैं स्ट्रक्चर बना दूं कैसा दिखेगा, यहां सेंटर में P बनाओ, ठीक है, 4 O है, यानी यहां एक O बनाओ, यहां एक O बनाओ, यहां एक O बनाओ और यहां एक O बनाओ, सही है। कितने H है, 3 H है, तो यहां पे एक लगा दो, यहां पे एक लगा दो, यहां पे एक लगा दो, एक H बचा, यहां पे डबल बॉन्ड लगा दो। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, नॉर्मल सा स्ट्रक्चर, ठीक है। ये किसका कंपोनेंट है, दैट इज डीएनए का, ठीक है। डीएनए दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, सही है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड किससे बना हुआ है, 3 चीजों से बना हुआ है, शुगर मॉलिक्यूल, कौन सा शुगर, दैट इज डीऑक्सीराइबोज शुगर, और आपका नाइट्रोजन बेस। तो दूसरा पार्ट क्या है, नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस किससे बने हुए हैं, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स, ठीक है। और भी बहुत सारी डिटेल होती है इसके अंदर, पर अभी हम लोग डिटेल में नहीं जा रहे हैं, सही है। अभी ये रिवीजन लेक्चर चालू, डिटेल ऑलरेडी आप लोग को पढ़ा दिया गया, सही है, समझ में आया। तो प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स नाइट्रोजन बेसिस है और फॉस्फोरिक एसिड इसका थर्ड कंपोनेंट है, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड क्या है, इसका थर्ड कंपोनेंट। क्लियर है, डीएनए समझ में आ गया। अब देखो, डीएनए एक लंबी सी चेन होती है, ध्यान से सुनेंगे। डीएनए क्या होती है, एक ऐसे लंबी सी चेन होती है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। अब ये जो डीएनए है ना, इसके अंदर से क्या बनने वाला है, आगे चल के प्रोटीन बनने वाला है, सबको पता है, ठीक है। लेकिन ये डीएनए का पूरा पार्ट प्रोटीन नहीं बनाता, डीएनए का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट ही आगे चल के प्रोटीन बनाता है। फॉर एन एग्जांपल, कि डीएनए का ये वाला जो पार्ट है, जो मैं ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूं, ये वाला ही पार्ट आगे चल के क्या बनाएगा, प्रोटीन फॉर्म करेगा, बाकी कोई प्रोटीन नहीं बनाएगा। ये वाला प्रोटीन नहीं बनाएगा, ये वाला प्रोटीन नहीं बनाएगा, है तो ये भी डीएनए, लेकिन ये वाला जो मेन पार्ट है, जो आगे चल के प्रोटीन का फॉर्मेशन करने वाला है, ये जो आगे चल के प्रोटीन बनाने वाला है, इस पार्ट का एक स्पेशल नाम है जिसे हम लोग कहते हैं जीन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जीन। समझ में आया, तो जीन का मतलब समझ में आया। जीन क्या है, वो पार्ट ऑफ डीएनए है जो आगे चल के एक कंप्लीट प्रोटीन बना दे, ठीक है। कंप्लीट प्रोटीन बनाने वाले पार्ट ऑफ डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज जीन। क्लियर है, समझ में आ गया। तो पूरा का पूरा डीएनए टॉपिक हम लोग ने रिवाइज कर लिया। चलो आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, आरएनए, ठीक है। आरएनए क्या होता है, इट इज अ राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। वहां पे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड था, यहाँ पे राइबोन्यूक्लिक एसिड है। मतलब लास्ट टाइम में हम लोग ने राइबोज शुगर से ऑक्सीजन निकाल दिया था, अब हम लोग को ऑक्सीजन नहीं निकालना है, बाकी सेम टू सेम चीजें, ठीक है। हर एक चीज सेम है, हर एक चीज सेम है, बस एक नाइट्रोजन बेस का फर्क होता है, ठीक है। एक नाइट्रोजन बेस का फर्क होता है, जो थायामिन होता है, थायामिन होता है, उसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं यूरासिल से, ठीक है। थायामिन की जगह क्या आ जाता है, यूरासिल। ये एक पिरिमिडीन है, ठीक है। थायामिन क्या है और यूरासिल क्या है, एक पिरिमिडीन है। तो थायामिन हम लोग डीएनए में यूज करते हैं, और जब आरएनए की बात होगी तो वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, यूरासिल से। तो आरएनए में क्या प्रेजेंट होगा, यूरासिल, और डीएनए में क्या प्रेजेंट होगा, थायामिन। बाकी सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम मतलब क्या, इसमें भी शुगर मॉलिक्यूल है। कौन सा शुगर है, ये राइबोज शुगर है। यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज मत लिख के आना, ये क्या है, राइबोज शुगर। क्लियर है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट मैंने आप लोगों को बताया था नाइट्रोजन बेस, सही है। नाइट्रोजन बेस में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि थायामिन की जगह क्या है, यूरासिल, और लास्ट दैट इज फॉस्फोरिक एसिड इसमें भी है। समझा, समझ में आ गया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को आरएनए का स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया। अच्छा, आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंड होता है, डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंड एंड आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंड, ये भी एक डिफरेंस है। क्लियर है, समझ में आ गया। आई होप आप लोगों को इतनी चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं,
नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, अब मेंडल्स के कुछ एक्सपेरिमेंट पढ़ने हैं। मेंडल वाज वन ऑफ द साइंटिस्ट जिसने स्टार्ट किया था हमारे जेनेटिक्स को। ठीक है, जेनेटिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ जीन, जीन के ऊपर जो स्टडी होती है उसको हम लोग जेनेटिक्स बोलते हैं। तो उसके वन ऑफ द मतलब स्टार्टर्स जो हम लोग बोल सकते हैं वो क्या है? मेंडल्स। ठीक है, इन्हें हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं क्योंकि बहुत पहले इन्होंने बहुत सारी चीजें डिस्कवर की थी। ठीक है, तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट के ऊपर। पी प्लांट जो हम लोग मटर बोलते हैं ना जिसको हम लोग, उसके ऊपर इन्होंने क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है? ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। साइंटिफिक नेम है पाइसम सैटिवम। ठीक है, सैटिवम बोल लो, सटाइवम बोल लो, जैसे आपको स्पेलिंग याद होता है आप उस वैसे आप प्रोनाउंस कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में स्पेलिंग लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रोनाउंसिएशन पर अभी इतना ध्यान मत दो। तो क्या बोला मैंने? पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है? दैट इज पाइसम सटाइवम या फिर सैटिवम। उसके ऊपर क्या किया इन्होंने? एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। ठीक है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए और उसके बाद अपना कुछ कंक्लूजन दिया जिसके ऊपर इन्होंने 3 लॉज ऑफ डोमिनेंस दिए हैं। ठीक है, 3 लॉज ऑफ डोमिनेंस का 3 लॉज ऑफ हेरिडिटी इन्होंने दिए थे। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात? इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट्स के ऊपर, पी प्लांट्स के कुछ कैरेक्टर्स के ऊपर। जैसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हो सकते हैं पी प्लांट्स के अंदर, लेकिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 7 कैरेक्टर्स को ही स्टडी किया था। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 7 कैरेक्टर्स को। पहला कैरेक्टर था प्लांट की हाइट। ठीक है, हाइट की बात किया था। तो हाइट के अंदर 2 चीजें पॉसिबल हो सकती है, या तो प्लांट बड़ा हो सकता है, टॉल हो सकता है, या तो प्लांट क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? ड्वार्फ हो सकता है। सही बात है। ठीक है, प्लांट क्या हो सकता है? बड़ा, या तो प्लांट क्या हो सकता है? छोटा। तो इन्होंने क्या बोला कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक जो कैरेक्टर होता है ना वो दूसरे के ऊपर डोमिनेट कर जाता है। मतलब अगर ये दोनों कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे किसी भी प्लांट के अंदर, तो क्या होगा? टॉल वाला डोमिनेट कर जाएगा ड्वार्फ के ऊपर। इसका मतलब टॉल क्या है? डोमिनेंट, और ड्वार्फ क्या है? रिसेसिव। जो खुद को एक्सप्रेस कर दे वो डोमिनेंट, जो नहीं कर पाए वो क्या है? रिसेसिव। समझ में आई बात? तो ये है डोमिनेंट टॉल वाला, और ड्वार्फ वाला क्या है? रिसेसिव। समझ में आ रही है बात? तो इसी के ऊपर हमारा जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है वो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमारा सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम लोग को बड़ी सारी चीजें सीखनी है। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब क्या? मोनो मतलब क्या? हम लोग सिर्फ एक कैरेक्टर को लेंगे, सिर्फ एक कैरेक्टर की बात करेंगे। ठीक है, हाइब्रिड मतलब क्या? कॉम्बिनेशन। ठीक है, अलग अलग कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन बनाना, उन दोनों को क्रॉस करके। सही है, देखो आ जाओ, क्या करो? सबसे पहले एक होमोजाइगस टॉल ले लो। होमोजाइगस क्या होता है? होमोजाइगस मतलब क्या? कि जिसके पास दोनों टॉल वाले जीन हो, और एक क्या ले लो? प्योर ड्वार्फ ले लो। ठीक है, ये प्योर टॉल है, ये क्या है? प्योर ड्वार्फ है। तो जब मेंडल ने इन दोनों का क्रॉस करवाया, ठीक है, मेंडल ने क्या किया? जब इन दोनों का क्रॉस करवाया, ये क्या है? पेरेंट है। ये क्या है? पेरेंट्स है। ठीक है, जब इनका क्रॉस करवाया मेंडल ने, तो यहां पे सबसे पहले क्या होंगे? गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। तो एक टी इधर हो जाएगा, एक टी यहां हो जाएगा, एक स्मॉल टी यहां हो जाएगा, और एक स्मॉल टी यहां हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, समझ में आई बात? अब देखो, गैमेट्स जैसे ही फॉर्म हुए, दीज आर द गैमेट्स, लिखना जरूरी है। ठीक है, दीज आर द गैमेट्स। अब गैमेट जैसे ही फॉर्म हुए, ये गैमेट इसके साथ भी फर्टिलाइजेशन कर सकता है, ये गैमेट इसके साथ भी फर्टिलाइजेशन करता है, सेम टू सेम ये वाला गैमेट इसके साथ फर्टिलाइजेशन कर सकता है, और ये भी इसके साथ फर्टिलाइजेशन कर सकता है। जब ये चारों एक दूसरे के साथ फर्टिलाइजेशन करेंगे तो एक ही टाइप का गैमेट बनता है जिसे हम लोग कहते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ऐसा प्लांट बनेगा। इसको हम लोग कहेंगे F1 जनरेशन। ठीक है, आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको इसमें भी कैपिटल टी स्मॉल टी लिखना है, इसमें भी लिखना है कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें भी कैपिटल टी स्मॉल टी लिखना है, और इसमें भी कैपिटल टी स्मॉल टी लिखना है। ठीक है, दिस इज द F1 जनरेशन। क्लियर है? समझ में आई बात? ये जो है, अब देखो इसमें जो अगर आप प्लांट को देखोगे, ठीक है, प्लांट को देखोगे तो सारे के सारे प्लांट क्या होंगे? टॉल होंगे। क्यों? क्योंकि जो टी वाला कैपिटल टी है ना, ये स्मॉल टी के ऊपर क्या करता है? डोमिनेट कर जाता है, और जो स्मॉल टी है वो अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं कर पाता। समझ में आई बात? ठीक है, समझ में आई? इतना समझ में आया? अब देखो मेंडल ने क्या सोचा? मेंडल ने क्या सोचा कि ये जो फर्स्ट जो F1 जनरेशन में जो जनरेशन आई है, इसको वापस क्रॉस करवा दे। ठीक है, इसको वापस क्या करवा दे? क्रॉस करवा दे। इसको थोड़ा ऊपर ले लेते, चलो। तो मेंडल ने क्या किया? वापस इस कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी को वापस क्रॉस करवा दिया। ठीक है, तो इन्होंने इस चीज को पुनिट स्क्वायर से सॉल्व किया है। पुनिट स्क्वायर क्या है? एक ऐसा स्क्वायर बना लो, एक ऐसा स्क्वायर बना लो। ठीक है, यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसे करना है आप लोगों को। ठीक है, तो इसको जब ये इसके साथ क्रॉस करेगा तो कैपिटल टी। ठीक है, जब ये इसके साथ क्रॉस करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी। सही है, जब ये इसके साथ क्रॉस करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और जब ये इसके साथ क्रॉस करेगा तो स्मॉल टी। ये क्या हो जाएगी? आपकी
F2 जनरेशन, ठीक है, ये क्या बन जाएगी आपकी F2 जनरेशन। अब इसमें देखो ये वाला जो प्लांट है, ठीक है, ये वाला जो प्लांट है कैपिटल टी, ये टॉल होगा, ये क्या होगा, टॉल होगा, सही है। जो कैपिटल टी स्मॉल टी है और कैपिटल टी स्मॉल टी दो मिला ना हम लोग को, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी दोनों क्या होंगे, टॉल होंगे। लेकिन ये प्योर टॉल नहीं है, ये हाइब्रिड टॉल है। ये कैसे टॉल है, हाइब्रिड टॉल है। और ये वाला प्योर टॉल है क्योंकि इसके बाद दोनों कैरेक्टर क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। और एक आपका बचेगा रिसेसिव यानी स्मॉल टी, सही है, स्मॉल टी, ये आपका क्या हो जाएगा, डॉर्फ, मतलब छोटा, सही है। तो अब देखो अगर मैं सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस की बात करूं, मतलब अगर मैं एक प्लांट को देखूंगा तो मुझे क्या लगेगा, क्या पता चलेगा कि हाँ 3 प्लांट बड़े हैं और एक प्लांट क्या है, छोटा। तो रेशियो कैसा बन जाएगा, 3:1 का, ठीक है, 3:1 का। ये है फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक मतलब क्या, कि जब आप किसी भी चीज को दूर से देखोगे तो आपको वो चीज कैसे दिखेगी, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिनोटिपिक रेशियो। ऑलरेडी आप लोग ने पढ़ा हुआ है, सही है। तो ये हो गया इसका फिनोटिपिक रेशियो, 3 टॉल है और एक क्या है, स्टॉर्फ। लेकिन अगर आप जीन देखोगे, ठीक है, जेनेटिक ये देखोगे, जीनोटिपिक रेशियो देखोगे, तो एक आपको प्योर मिलेगा, 2 आपको हाइब्रिड मिलेंगे और एक वापस आपको प्योर टॉल डॉर्फ मिलेगा, सही है। तो जीनोटिपिक रेशियो क्या बनेगी, दैट इज 1:3:2। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये इसका फिनोटिपिक रेशियो है, ये इसका जीनोटिपिक रेशियो, ठीक है। ये भी याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो गया। ऐसे ही सेम टू सेम है डाई हाइब्रिड क्रॉस, बस इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, 2 कैरेक्टर्स को लेकर स्टडी करते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम लोग 2 कैरेक्टर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग सीड की बात कर रहे हैं, तो एक सीड क्या है, राउंड है, ठीक है, और उसका जो पॉड का कलर है वो क्या है, येलो है, ठीक है। ये दोनों क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। इसको जब आप रिसेसिव के साथ क्या करवाओगे, क्रॉस कराओगे, तो यहां से आप लोग को सेम चीज मिलेगी, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, ठीक है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस आप लोग अच्छे से करना, ठीक है। मैं ऑलरेडी राहुल सर ने इसको डिटेल में पढ़ाया हुआ, तो मैं इसको वापस और डिटेल में नहीं पढ़ाने वाला। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को मोनो हाइब्रिड क्रॉस बढ़ा दिया, ठीक है। मैं आप लोगों को इसका फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो बता देता हूं। इसका जो फिनोटिपिक रेशियो होता है वो होता है 9:3:3:1, ठीक है, क्योंकि फिनोटिपिक रेशियो आता है। और जो जीनोटिपिक रेशियो होता है वो होता है इसका 1:1:2:2:4:2:2:1:1, ठीक है। ये इसका क्या होता है, जीनोटिपिक रेशियो। क्लियर है। अब देखो इसमें 2 बार 1 लिखना है और लास्ट में भी 2 बार 1 लिखना है, ठीक है। 2 बार 2 लिखना है और यहां पे भी 2 बार 2 लिखना है, सिर्फ एक बार क्या लिखना है, 4 लिखना है, ठीक है। तो इसको आप याद कैसे करोगे, इसको गाने के थ्रू याद कर लो, 1 2 का 4 4 2 का 1, सही है, ठीक है। बस आपको ये दिमाग में रखना है कि आपको 4 को बस एक बार लिखना है, बाकी हर एक चीज को आपको 2 बार लिखना है, ऐसे आपका जीनोटिपिक रेशियो याद हो जाएगा, सही है। 1 2 का 4 4 2 का 1। क्लियर है, समझ में आ गया। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट है डिसऑर्डर्स, ठीक है। डिसऑर्डर्स मतलब क्या, बीमारियां, मतलब जो आपके ऐसी बीमारियां जो आपके जेनेटिक्स से रिलेटेड है, जो आपके क्रोमोसोम से रिलेटेड है, ठीक है। ये सारी बीमारियां हम लोग इस लेसन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन्हें हम लोग क्या कहेंगे, डिसऑर्डर। अब डिसऑर्डर 2 प्रकार के हैं, एक है जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब क्या, कि अगर आपके जीन में कोई परेशानी आ गई है, ठीक है, जीन में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, जेनेटिक डिसऑर्डर। वहीं दूसरा डिसऑर्डर है दैट इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। अगर आपके क्रोमोसोम के नंबर में कुछ दिक्कत आ गई, जैसे क्रोमोसोम का नंबर 1 बढ़ गया, 1 कम हो गया, ठीक है, तो वो भी अब नॉर्मल कंडीशन हो जाएगी, नॉर्मल कंडीशन नहीं रहेगी, तो उससे भी कुछ ना कुछ डिजीजेस फैल सकते हैं, कुछ ना कुछ बीमारियां हो सकती है, ठीक है। और ये बीमारियां क्योर नहीं होती जल्दी, ठीक है, क्योंकि ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन फैलती रहती है, सही है, क्योंकि क्रोमोसोम ट्रांसफर होता है ना। अगर पेरेंट्स को ये डिजीज है तो वो अगर उनके क्रोमोसोम में कोई प्रॉब्लम है तो वही क्रोमोसोम उनके बेटे में या बेटी में ट्रांसफर होगा, सही है, तो उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो कुछ डिजीज के मैंने नाम लिखे हुए हैं, उसको मैं आप लोग को शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं। आ जाओ, सबसे पहला है दैट इज, अगर मैं जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करूं, जेनेटिक डिसऑर्डर समझ में आया ना। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द डीएनए, इतना अच्छा बना नहीं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज डीएनए, ये आपका डीएनए है। अब इस डीएनए में एक जीन होता है, इस डीएनए में एक जीन होता है जो आगे चल के प्रोटीन बनाता है। तो अगर आपका जीन ही खराब हो गया बीच में से, तो आपका प्रोटीन ही खराब बनेगा। इसका मतलब क्या है, आगे चल के उससे जो कैरेक्टर आने वाले थे आपके बॉडी में वो अच्छे से शो नहीं होंगे। क्लियर है। सो अगर आपका कोई जीन खराब हुआ है तो इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। इससे एक डिजीज का नाम है दैट इज क्या है, दैट इज एल्बिनिज्म, ठीक है। एल्बिनिज्म इसको प्रोनाउंस करते हैं। इस डिजीज में होता क्या, देखो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी कलर्स है, कलर्स मतलब क्या, आपके स्किन का कलर, ठीक है, आपके हेयर्स का कलर, आपकी आंखों में जो आइरिस होता है ना ब्लैक कलर का, वो कलर, ठीक है, वो सारे कलर्स को देने का काम एक प्रोटीन का है, जिस प्रोटीन को हम लोग कहते हैं मेलानिन। इस प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं, मेलानिन। क्लियर है।
अब प्रोटीन एक मेलेनिन एक प्रोटीन है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं किसी डीएनए से बन रहा होगा, सही है, किसी जीन से बन रहा होगा। तो अगर जीन खराब हो गया मेलेनिन का किसी भी म्यूटेशन के थ्रू, या फिर कोई भी उसके ऊपर आईआर रेडिएशन गिर गया, किसी भी रेडिएशन के थ्रू या फिर म्यूटेशन के थ्रू अगर उसका जीन खराब हो गया तो मेलेनिन उसके बॉडी में नहीं बनेगा। अगर उसके बॉडी में मेलेनिन नहीं बनेगा, ठीक है, तो उसका जो स्किन का कलर होगा वो एकदम व्हाइट हो जाएगा। जिसकी बॉडी में मेलेनिन ज्यादा होता है वो उसका कलर डार्क होता है, जिसके बॉडी में मेलेनिन कम होता है उसका कलर थोड़ा सा लाइट होता है। सही है, समझ में आ रही बात? तो अगर जिसके बॉडी में मेलेनिन बनेगा ही नहीं, ठीक है, उसके जो बॉडी का कलर होगा एकदम व्हाइट हो जाएगा। समझे? आप लोगों ने देखा होगा अपने आसपास कोई आपके रहेगा, आप देखा होगा कि उसकी बॉडी का कलर पूरा व्हाइट होता है, उसके हेयर का कलर पूरा व्हाइट होता है, उसकी आंखों का कलर पूरा व्हाइट होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको ये बीमारी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज एल्बिनिज्म। ठीक है, एल्बिनिज्म में क्या हो रहा है, मेलेनिन का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा। क्लियर है, समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया मतलब क्या? सिकल मतलब पता है आप लोग ने गांव में देखा होगा, अगर आप गांव रहेगा, जिससे हम लोग कोई भी चीज धान वान काटते हैं, ठीक है, ऐसा शेप का होता है, ऐसे एक सिकल होता है ऐसे, जिससे हम लोग कोई फसल वसल काटते हैं, देखा, ठीक है, ऐसे ऐसे कटते हैं, इसको हम लोग सिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिकल। ठीक है, सिकल एनीमिया का मतलब क्या होता है? एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी। अगर किसी पर्सन को खून की कमी हो जाएगी तो उसको हम एनीमिया बोलते हैं। तो इस कंडीशन में होता क्या है, इस बीमारी में होता है क्या है कि जो ब्लड के अंदर आरबीसीज होते हैं, आरबीसीज का नॉर्मल स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसे राउंड सा ओवल शेप का, लेकिन जब उसको बीमारी हो जाती है सिकल सेल एनीमिया वाली, तो उसका जो आरबीसी का कलर, जो आरबीसी का शेप होता है ना, वो सिकल शेप का हो जाता है, ऐसे सिकल शेप का हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ठीक है, उसका जो आरबीसी का शेप होता है वो किस शेप का हो जाता है, सिकल शेप का। इसीलिए इस बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज सिकल सेल एनीमिया। अब हम सबको पता है कि जो आरबीसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग बोल सकते हैं ऑक्सीजन लेके जाने के लिए। जो हम लोग ऑक्सीजन स्मेल इनहेल करते हैं, उस ऑक्सीजन को सेल तक लेके जाने का काम किसका है, आरबीसी का। सही है, आरबीसी का ही काम है। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर आरबीसी का ही शेप छोटा हो जाएगा तो ऑक्सीजन की कमी हो सकती है आपकी बॉडी के अंदर, जिससे एक इंसान की डेथ हो जाती है कुछ टाइम बाद। ठीक है, ये लीथल बीमारी है, इससे डेथ कंफर्म है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ये दो बीमारी समझ में आ गया, दोनों क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। लास्ट क्या है, अच्छा अब हम लोग बढ़ते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की तरफ। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर मतलब क्या कि अगर आपके क्रोमोसोम के नंबर आपके बॉडी में बढ़ जाए या फिर घट जाए, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। सबसे पहला है दैट इज डाउन सिंड्रोम। ठीक है, डाउन सिंड्रोम क्या है, दैट इज आपकी बॉडी के अंदर, मैंने आप लोगों को बताया कि टोटल 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। कितने पेयर है? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। सही है, तो अगर जो 21st पेयर होता है, ठीक है, जो 21st पेयर का क्रोमोसोम होता है ना, अगर वहां पे 3 क्रोमोसोम आ जाए, नॉर्मली 2 होते हैं, देखिए, ठीक है, सही है, लेकिन अगर वहां पे एक और क्रोमोसोम आ गया 21st वाले पोजीशन पे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज ट्राइसोमी ऑफ द 21st क्रोमोसोम। और इस बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज डाउन सिंड्रोम। ठीक है, समझ में आया डाउन सिंड्रोम क्या होता है? उसके बाद है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम मतलब क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया, सेक्स क्रोमोसोम के बारे में बताया ना। सेक्स क्रोमोसोम 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो XX, अगर गर्ल रहेगी तो उसका सेक्स क्रोमोसोम क्या होगा, XX, और अगर मेल रहेगा तो उसका सेक्स क्रोमोसोम क्या होगा, दैट इज X और Y। सही है, तो अगर किसी को टर्नर सिंड्रोम होता है, ठीक है, अगर किसी को टर्नर सिंड्रोम होता है तो उसका ये जो एक Y है ना, ये जो एक Y है ये गायब हो जाएगा, मतलब ये पोजीशन खाली हो जाएगी, मतलब यहां पे क्रोमोसोम का नंबर क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, क्रोमोसोम का नंबर क्या हो गया, कम हो गया। क्लियर है, समझ में आया? और हमारा जो थर्ड है दैट इज लाइन फिल्टर सिंड्रोम। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जो आपका जो क्रोमोसोम का नंबर है ना वो बढ़ जाता है, मतलब एक नॉर्मल XY था लेकिन उसके अंदर एक और X लग जाएगा, तो यहां पे टोटल 47 क्रोमोसोम आ जाते हैं। इस कंडीशन में 45 हो जाएंगे। सही है, 46 से एक कम हो गया, 45 हो गया, और यहाँ पे 47 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी 47 हो जाता है। क्लियर है, समझ में आ गया? सो दीज आर द सम डिसऑर्डर्स जो आपके बुक में दिए हुए हैं। और इससे लास्ट क्या है, इसके रेमेडीज। अब इससे बचा कैसे जाए, ठीक है, इससे बचा कैसे जाए, तो इसका सिंपल सा देखो, जो जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर और जितने भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है ना, ये सब कुछ रिप्रोडक्शन से ही फैलते हैं। सही है, कि आपके जीन के अंदर, आपके क्रोमोसोम के अंदर है, तो जब आपका ऑफस्प्रिंग आएगा, ठीक है, तो उसके अंदर ही क्या होगा, ये फैलेगा। तो इसके रेमेडीज यही है, इसके रेमेडीज यही है कि अगर कोई कैरियर या फिर सफरिंग पर्सन है, ठीक है, तो वो ऐसे पर्सन से शादी करे जो नॉर्मल हो। ठीक है, वो ऐसे पर्सन से शादी कभी ना करे जो खुद सफरिंग और ये हो, कैरियर हो। कैरियर समझते हैं ना, जो क्या बोल सकते हैं, बीमारी को लेकर चलता है, उसे हम लोग कैरियर बोलते हैं। सही है, तो अगर सफरिंग वाले और सफरिंग वाले दोनों एक दूसरे से मेटिंग कर लेंगे, शादी कर लेंगे, तो उनका जो
ऑफस्प्रिंग आएगा, बेबी आएगा, उसके अंदर भी डिजीज फैलने के ज्यादा चांसेस होंगे। तो ये एक हम लोग प्रिकॉशन ले सकते हैं। उसके बाद क्या है, द पर्सन सफरिंग फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया, अगर किसी पर्सन को सिकल सेल एनीमिया हो गया है, ठीक है, सो इट शुड टेक अ टैबलेट ऑफ फॉलिक एसिड, ठीक है, फॉलिक एसिड नाम की एक गोली आती है, उस टैबलेट को उसे रेगुलरली लेना चाहिए, ठीक है, जिससे वजह से उसके बॉडी के अंदर जो सिकल सेल एनीमिया है वो कम हो, ठीक है, वो धीरे धीरे कम हो और उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो क्या हो, थोड़ी सी ज्यादा हो। देखो सिकल सेल एनीमिया हो गया तो डेथ तो कंफर्म है, ठीक है, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी लाइफ ज्यादा चाहिए तो आप लोग मेडिसिन ले सकते हो, फॉलिक एसिड एज अ मेडिसिन आप यूज कर सकते हो। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद में कुछ और माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो क्या हो गया है, पूरी तरीके से खत्म हो गया। सही है, समझ में आई बात, ठीक है। सो आई होप आप लोग को आज मजा आया होगा पढ़ने में, हर पूरा का पूरा एक एक डिटेल, एक एक चीज आप लोग को समझ में आ गई होगी, ठीक है, चलेगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई होप आपकी एग्जाम एकदम अच्छे जाए, एकदम आग लगा के आना एग्जाम में, ठीक है। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, बोलना भूल गया था, वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दो, ताकि जो नई नई वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को फटाफट आपके फोन पे मिल जाए। क्लियर है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।